Hello everyone, welcome back to the series of top 25 MCQs, and today we are going to discuss part 2 of the Indian Constitution. And in this we will be discussing the 25 MCQs with regard to the previous AIB question paper. तो चलिए start करते हैं. Our first question is, the right of equality before the law under Article 14 is subject to the restriction of. राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ अंडर आर्टिकल 14. तो पहली बात है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आपका आर्टिकल 14 में दिया हुआ है और इनमें से कौन से रिस्ट्रिक्शन को वो फॉलो करता है. वेदर इट्स पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, इट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और द रीजनेबल सिचुएशन. आर्टिकल 14 is subjected to the reasonable classification. Option 2 will be the correct option. Our next question is, when a bill is passed by the parliament and the president, what is the status of the same? कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास हो रहा है और प्रेसिडेंट के द्वारा पास हो रहा है तो वो क्या होता है या उसके बाद उस बिल का क्या होता है? क्या वो बिल अप्रूव हो जाता है, क्या वो लॉ बन जाता है, क्या दैट बिल एक्सरसाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में वो आ जाता है? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज वो बिल लॉ बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा जो क्रिमिनल लॉज है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड दी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों लॉज को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी ऑन 25 ऑफ दिसंबर एंड 1 ऑफ जुलाई से वो इनफोर्स हो गया. तो कोई भी बिल जब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा पास होता है तब वो एक लॉ बन जाता है. Next question. It refers to an authority derived from the official character merely expressly conferred not upon the rather individual character but annexed to official position. क्या कहा गया? It refers to an authority. इनमें से कौन से ऑप्शन को हम एक ऐसी अथॉरिटी बोलते हैं जो कि डिराइव होती है ऑफिशियल कैरेक्टर के वजह से? एक्सप्रेसली कन्फर्ड नॉट अपॉन रादर इंडिविजुअल कैरेक्टर, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर की वजह से उसे नहीं मिलती है लेकिन वो एक एनेक्स्ड पोजीशन होती है. आपके पास एक एग्जांपल आपके दिमाग में आ गया होगा ये क्वेश्चन पढ़ते ही, तो आप ऑप्शंस देख लीजिए. फर्स्ट ऑप्शन इज डेजिग्नेशन, सेकंड इज एक्स ऑफिशियो, थर्ड इज अपॉइंटमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज एड इंटरिम. इनमें से कौन सा पोस्ट है जो आपको इंडिविजुअल कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं मिलती है बट वो एनेक्स्ड हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑफिशियल पोजीशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज एक्स ऑफिशियो. जो हमारा एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है दैट इज एन एनेक्स्ड पोस्ट. फॉर एग्जांपल, एक्स ऑफिशियो पोस्ट एक चेयरमैन का पोस्ट होता है इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो निभाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. When can the Supreme Court refuse to grant remedy under Article 32? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कब रिफ्यूज कर सकती है रेमेडी ग्रांट करने से? आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अकॉर्डिंग हम रिट इशू करवा सकते हैं कोर्ट में जब हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है. तो कब इनमें से सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर देगी? फर्स्ट ऑप्शन डीले की वजह से, सेकेंड ऑप्शन मैलिशियस पिटीशन की वजह से, थर्ड ऑप्शन इनफ्रक्चुअस पिटीशन की वजह से. ये इन सारे ग्राउंड्स पर कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है आपको आर्टिकल 32 ग्रांट करने से. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज इन सारे ग्राउंड्स पर कोर्ट आपको रिफ्यूज कर सकती है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रिट इशू करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 which subjects are included in the concurrent list? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करा था? इज इट मैरिज, डाइवोर्स एंड आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर और ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था. कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे लिस्ट जिनमें स्टेट और सेंटर दोनों अपने लॉज बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोविजन ऑफ एस्टैब्लिशिंग पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेड अंडर. पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन इनमें से किस आर्टिकल में दिया हुआ है? इज इट आर्टिकल 310, आर्टिकल 315,
आर्टिकल 320 और आर्टिकल 325। अगर आपने हमारे पुराने पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि उस वाले पार्ट में एक क्वेश्चन में हमने आर्टिकल 315 का जिक्र किया था, जिसका आंसर था पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आर्टिकल 315 टॉक्स अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड। थर्ड ऑप्शन राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, या ऑल ऑफ द अबव। पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या चीजें शामिल हो जाती हैं इनमें से? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ग्राउंड्स आपके पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया इज। इनमें से सुप्रीम कमांडर कौन होता है ऑफ डिफेंस फोर्सेस? इज इट द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, या चीफ मार्शल? इस वाले क्वेश्चन को भी हमने पुराने एमसीक्यूज में डिस्कस करा है, लेकिन उसके ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट थे और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस की जगह पे कोई और ऑप्शन था, लेकिन उसमें भी सेम आंसर था। The answer to this question is option A, that is the President. President is the Supreme Commander of Defense Forces of India. Retirement age of Supreme Court judges is. Supreme Court के judges की retirement age कितनी है? 62 years, 60 years, 58 years और 65 years. Correct answer is option 4, that is 65 years है retirement age of Supreme Court. और अगर रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो उसका 62 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा राइट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो इसका भी हमने बात करा था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, वो अब लीगल राइट बन गया आर्टिकल 300A के अकॉर्डिंग। राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात करें, ये आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आर्टिकल 19 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मेनका गांधी केस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट। मेनका गांधी के केस में इनमें से क्या ऑब्जर्व करा गया था? पहली बात कि कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट वाज करेक्ट। उनका क्या पासपोर्ट जब्त होना सही चीज हुई थी उस टाइम? Right to go abroad is not within the meaning of Article 21. Right to go abroad is within the ambit of Article 19(1)(a), but the confiscation of passport is not in accordance to the law. Or the fourth option, none of the above. तो इनमें से मेनका गांधी के केस में क्या ऑब्जर्व करा गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राइट टू गो अब्रॉड इज विदिन द ambit of Article 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) में बात होती है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो किसी जगह पर जाना, अब्रॉड जाना भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इंक्लूड होता है, लेकिन कन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है तो वो गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द राइट ऑफ फ्री मूवमेंट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करा जा सकता है ऑन फ्री मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, in the interest of political leaders, in the interest of women's safety, या all of the above? तो the correct answer is option A, that is in the interest of general public हम reasonable restriction लगा सकते हैं on the right to freedom of movement of any person. Which of the following can claim Article 19 of the Constitution? Article 19 of the Constitution इनमें से किसमें क्लेम करा जा सकता है? क्या वो कंपनी क्लेम कर सकती है, कॉर्पोरेशंस क्लेम कर सकते हैं, ओनली सिटीजंस कैन क्लेम, या सिटीजंस एंड एलियन कैन क्लेम? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ओनली सिटीजंस कैन क्लेम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 of the Indian Constitution says that no accused person shall be compelled to be an accused, a witness against himself, or the hostile witness.
आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 20 में हमने 3 बात कही है। पहली बात एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी ऐसा कानून जो इस वक्त बना नहीं है और इस वक्त मैंने कोई एक्ट करा है तो आप उस पर एक नया कानून बनाकर हमें पनिश नहीं कर सकते हैं। ये बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में कि हम खुद को इंक्रिमिनेट नहीं करेंगे आपके कहने पर, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन पर नहीं जाएंगे। एंड वन मोर पॉइंट इज इट टॉक्स अबाउट डबल जेपर्डी, हमें अगर एक बार सजा मिल चुकी है किसी भी ऑफेंस के लिए तो हम पर दोबारा ट्रायल नहीं चलाया जाएगा उस सेम ऑफेंस का। तो यहाँ पर क्लॉज 3 बात कर रहा है दैट अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कोई भी विटनेस को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए हम कंपेल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिराशानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज, इंदिराशानी के केस को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? इज इट जजेस ट्रांसफर केस, इलीगल डिटेंशन केस, मंडल कमीशन केस और द कॉन्स्टिट्यूशनल केस? Correct answer is option 3, that is Mandal Commission case. Indira Shani versus Union of India is known as Mandal Commission case and it popularly talks about the reservation system. Next question. Due to the outcome of this case, slum dwellers were benefited was. इन इस केस के वजह से slum dwellers को benefit हुआ था. Which of the case? Is it NK Chanda versus State of Haryana, Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation, PV Narasimha Rao versus Union of India और the Ratlam Municipal Council versus वर्दी चंद? केस लॉस तो अगर आपको याद है तो आपके बनेंगे और अगर आपको नहीं याद है तो आप इसमें कोई तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज आपके जो बैरेक्ट होंगे बैरेक्ट्स में तो केसेस कई बार कई केसेस ऐसे होते हैं जो नहीं दिए रहते हैं। तो 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में स्लम ड्वेलर्स को बेनिफिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इनमें से कौन से टॉपिक्स के बारे में बात करता है? फर्स्ट, इज इट फ्री लीगल एड, इज इट टॉकिंग अबाउट बॉन्डेड लेबर्स, judges transfers case or the illegal detention case? So the correct answer to this question is judges transfer case. SP Gupta versus Union of India was decided because of the judges transfer case or it decided the topic of judges transfer case. तो question 42 का option 3 correct answer है। Next question, article 361 provides, आर्टिकल 361 इनमें से कौन सी बातें कहता है? अथॉरिटी टू यूनियन गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी टू स्टेट गवर्नमेंट टू पास लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटीज टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड इन द कोर्ट और नन ऑफ द अबव? आर्टिकल 361 प्रोवाइड करता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज Article 361 provides protection and immunities to the president and governors from being prosecuted in court. President and governors को immunity मिली है from being prosecuted in court और ये immunity Article 361 के थ्रू मिली है। Next question is first constitutional amendment was enacted in, हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से ईयर में इनैक्ट हुआ था? 1950, 1951, 1967 और 1975? तो चलिए मैं पहले के दो ऑप्शन बताती हूँ। पहले के दो ऑप्शंस में क्या होना चाहिए? इज इट 1950 और 1951 हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? करेक्ट आंसर इज 1951 में हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था। 1950 में हमने इनैक्ट कर दिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। 26 जनवरी 1950 से ये ऑल ओवर द इंडिया लागू हो चुका था एंड 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया जा चुका था। तो ये सारे ईयर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंडमार्क हेबियस कॉर्पस पिटीशन, हेबियस कॉर्पस का जो पिटीशन है वो फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज इमरजेंसी के दौरान भी हेबियस कॉर्पस का पिटीशन हमने डाला था। तो इनमें से कौन से केस में हेबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला गया था? इज इट केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 दैट इज एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में हेबियस कॉर्पस का पिटीशन हमने डाला था ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करा था? Was it relating to the president rule in the state? Was it relating to the illegal detention? Was it related to the right to clean environment or none of the above? The correct answer to this question is option 1 that is it relates to the president rule in the state. तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हमने प्रेसिडेंट रूल को डिसाइड करा था, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट के बारे में डिसाइड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 213 empowers the governor to promulgate ordinances। आर्टिकल 213 में गवर्नर प्रोमोगुलेट करते हैं ऑर्डिनेंसेस को। तो हमारे पास ऑप्शंस है व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। कब हम गवर्नर के द्वारा ऑर्डिनेंस को, मतलब गवर्नर कब हमारे ऑर्डिनेंस को पास करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213। पहला ऑप्शन है व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। सेकंड ऑप्शन इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेजिस्लेचर सेशन। थर्ड, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट कैबिनेट। और फोर्थ, व्हेन विद द परमिशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। 213 में स्टेट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, तो वो कब इशू करते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट कैबिनेट। सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती है उस वक्त हमारे गवर्नर प्रमलगेट करते हैं ऑर्डिनेंसेस को एज पर आर्टिकल 213। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला दैट। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हमारा वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है, तो इस केस की आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। अभी हम ऑप्शंस देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करा था। हमारा पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament can amend any provision of the Constitution but not to alter the basic structure and basic feature of the Constitution or none of the above. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि ये वाला केस अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं कोई भी केस अगर इंपॉर्टेंट है तो दिस इज वन ऑफ द केस। और इस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि आवर प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम फंडामेंटल राइट तक को चेंज करना चाह रहे हैं या उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाह रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई भी चेंजेस अगर हम डालना चाह रहे हैं तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर को हम पर नहीं करना है। और बेसिक स्ट्रक्चर हमारा हो गया प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी बात कही गई थी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रियम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अगर हमें कोई भी चेंजेस करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शन सी 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन करा हुआ है? Is it between Article 245 and 255, Article 256 and 263, Article 264 to 229, or none of the above? Correct answer is option 3 that is between Article 264 to 293 we are talking about the financial relations। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है and this is one of the easiest question, that is separation of judiciary from executive is granted in the constitution under which of the following article। इनमें से कौन से आर्टिकल में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात करी गई है? हम कहते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी कहां से आती है? तो दिस इज द article which talks about the separation of judiciary from executive, that is article 50, and this is the DPSP directive principles of state policy में ये आता है कि आप जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखेंगे।
अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 51। अराउंड इसके टोटल हम 100 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चंस अभी तक एआईबी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और हम यहाँ पे पीवाईक्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अराउंड 4 पार्ट्स टोटल बनने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद मैं आपके लिए आईपीसी लेकर आऊंगी, आईपीसी के भी मैं पुराने ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स के मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। तो हमारा बस 2 पार्ट और बचा हुआ है विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। I hope you liked this session. Kindly subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you.